10 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का। इस 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहता है उसे क्यों बदला जाएगा? क्या मैसेज निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं। क्या एक किसान आंदोलन भी फैक्टर है उनके मुख्यमंत्री चेंज होने के लिए? पर सबसे बड़ा फेलियर था कि आपने किसानों को पंजाब से एंट्री दे दी और एंट्री भी कैसे दी? पहले उनकी मार पिटाई करी, उनके ऊपर लठ बरसाए गए, आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई। यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे आप करना क्या है, आप कंफ्यूज है, आपको यही नहीं पता कि इनको रोकना है या जाने देना है। अगर जाने ही देना तो फिर मार पिटाई क्यों करी? अगर रोकना है तो फिर यहीं क्यों नहीं रोका? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी फेल हुए और आप पॉलिटिकली भी फेल हुए और आप सोशली भी फेल हुए। उस टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बहुत स्ट्रांग सरकार थी और उसको 3 किसान बिल वापस लेने पड़े। शायद वो पहला फैसला था जिसको केंद्र सरकार ताकतवर होते हुए बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन जेजेपी का भी आप देखिए, जब बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 75 पार, उन्होंने नारा क्या दिया? शायद आपको याद होगा, अब की बार जमुना पार। मतलब अब की बार बीजेपी को हम यहां से उठा के यमुना पार यूपी की तरफ फेंक देंगे। जब सरकार 40 उनके आए, 10 आपके आए, तो आप उनकी गोदी में जा बैठे और आपने सरकार बनवा दी। 4.5 साल की सरकार की तो बात करनी पड़ेगी ना, 5 साल सरकार चलाइए तो क्या कहेंगे आप? हमने गलत सरकार चलाई। और हरियाणा पंजाब की बात करें, ये स्टेट नहीं है, ये एक तरह का कल्चर है। कल्चर है, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुनते, यहाँ चौधर की लड़ाई होती है। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मतदाता होता था, सबसे सॉलिड वोट बैंक होता था, आप उसको खो चुके हो, वो था जाट वोट। क्या बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है इस इलेक्शन में जेजेपी से अलायंस ना करके या जेजेपी से अलायंस टूटने करके? अगर बीजेपी को नुकसान दिखता तो हटाने की क्या जरूरत थी अलायंस से? उनको अपने पास रखते। उनको तो नुकसान ये दिख रहा था कि जेजेपी अगर हमारे साथ रही तो हमें जो जाट वोट शायद कुछ मिलनी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों की बीजेपी से ज्यादा नाराजगी जेजेपी से थी। जिनको गालियां दी, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े और उन्हीं के साथ जाके मिल गए। जाट वोट बीजेपी को नहीं मिलना, जेजेपी को भी नहीं मिलना। हाँ, अगर जेजेपी को बीजेपी से अलग कर दिया जाए तो कुछ वोटें खराब तो कर लेंगे जाटों की, अपने तरफ ले पाएंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। प्राइम एशिया टीवी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरसिमरन कौर एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ प्रोग्राम प्राइम हरियाणा। हरियाणा में चोण बिगुल बज चुका है, उम्मीदवारों की लिस्ट भी आनी शुरू हो गई है और सारी ही सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर ली है। आज हरियाणा की सियासत पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे सीनियर पत्रकार सतेंद्र चौहान जी। चौहान साहब स्वागत है। धन्यवाद आपका। चौहान साहब, स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे। 10 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का। इस 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? देखिए, अगर मैं कुछ भी कहूं या आप कुछ भी कहें वो हम दिखाएंगे, हम जर्नलिस्ट हैं दोनों जी। लेकिन बीजेपी इसको कैसे देखती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि बीजेपी खुद ही अपने कार्यकाल को कैसे देखती है। दिलचस्प बात ये है कि 10 साल तक मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और जैसे ही चुनाव पास आए उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तो सीधा साधा इससे क्या मैसेज निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं थी। अदरवाइज जो आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहता है उसे क्यों बदला जाएगा? दूसरा, ये एक नेचुरल लॉ ऑफ पॉलिटिक्स है कि जितना लंबे समय आप सत्ता में रहेंगे उतनी ही एंटी इनकम्बेंसी आपकी बनती जाती है, क्योंकि जनता को संतुष्ट करना पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है और टारगेट होता है। अब आपने भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करी है और शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में जो है सरकार जिनकी है हमेशा सबसे पहले उनसे सवाल करने चाहिए। अब सबसे पहले सवाल का जवाब भी अपने आप आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये लगा कहीं ना कहीं कि हम ठीक काम नहीं कर पा रहे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो छवि है उसको हरियाणा के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर
केंद्र में ले जाया गया। केंद्र में ले जाया गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब आप भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा उसको भी समझिए। जैसे ही नायब सिंह सैनी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, जो बीजेपी के ऑब्जर्वर्स चंडीगढ़ आए थे और उन्होंने ये कहा कि अब नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हम कर रहे हैं और वो नायब सिंह सैनी होंगे। उसी टाइम सामने बैठे, ऑब्जर्वर के सामने बैठे उस समय के गृह मंत्री अनिल विज ने किया कि ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी नाराजगी वहां पर जाहिर कर दी। फिर वो बाद में नाराजगी खुल के भी सामने आई और वो इस कदर सामने आई कि उन्होंने गृह मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया जी। ठीक है जी। तो पहले तो मनोहर लाल की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा जो नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी विद इन पार्टी, यानी कि उसको पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। और तीसरा एक मैसेज पूरे हरियाणा में ये गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी को एक शैडो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है कि रिमोट कंट्रोल अभी भी मनोहर लाल के हाथ में ही है। बदलियां, ट्रांसफर, हरियाणा के डिसीजन वो दिल्ली में बैठ के ले रहे थे। खैर, केंद्रीय हाईकमान ने में इस समय हस्तक्षेप भी किया गया। दूसरा, नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विधानसभा चुनाव कहां से लड़ा? करनाल से। बिल्कुल। अब वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम कहां से आया है? लाडवा से आया है। तो इसका मतलब उन्हें करनाल से कोई खतरा है, डर है? आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कब छोड़ता बताओ जी? क्यों छोड़ता है? जब उसको डर हो कि यहाँ से मैं जीत नहीं पाऊंगा। आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप घर क्यों बदलेंगे? जब मुझे कोई डर होगा कि भाई ये घर खाली करना पड़ सकता है, बारिश से घर गिर सकता है, या इस घर का किराया बढ़ने वाला है, कुछ भी कोई वजह होगी तभी आप छोड़ेंगे जी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बदली? सबसे बड़ा सवाल है। तो एक कहीं ना कहीं डर है। दूसरा, 67 उम्मीदवारों की 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है जी। इस लिस्ट में बड़े फेरबदल भी देखने को मिल रहे हैं। कई धुरंधरों के नाम इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो बेहद करीबी रहे हैं, जवाहर यादव, अभिमन्यु यादव, अजय गौड़, किशन बेदी, चारों के नाम नहीं है और ये चारों अपने हलकों में काम कर रहे थे। तो अभी हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा मैंने कहा कि जब 10 साल का टेन्योर आपका हो जाता है ना, तो 10 साल में जनता हिसाब मांगने लगती है। हालांकि हरियाणा में एक यात्रा भी चल रही है, कांग्रेस ने चली है, हरियाणा मांगे हिसाब जी। लेकिन जनता भी हिसाब मांगती है कि भाई 10 साल आप रहे, 5 साल तो आप ये कहते थे कि हम आए, हम करेंगे, हमने देखा है, समझा है, लेकिन 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिले। लेकिन जो आपने वादे किए थे, जो आपने दावे किए थे, इसका मतलब वो कहीं पूरे नहीं हो रहे। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी, एक नेचुरल पॉलिटिकल सिस्टम है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी आपकी होती है। अब हरियाणा की बात क्यों, आप अगर केंद्र की बात कर लें जी। बीजेपी ने नारा दिया था आपकी बार 400 पार, आधे में रह गए। बिल्कुल ठीक है। तो वही एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भी है। और हरियाणा में केंद्र में आपने माना नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है, आप प्रधानमंत्री मोदी को ही लाए, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन हरियाणा में तो आपने मान लिया ना कि एंटी इनकम्बेंसी है, आपने मुख्यमंत्री हटा दिया जी, मुख्यमंत्री बदल दिया, तो आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी और जनता की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है जी। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मनोहर लाल खट्टर जब टेन्योर उनकी चल रही थी, अभी पड़ी थी टेन्योर, बीच में से उनको हटाया गया, कि क्या ऐसा करने के लिए एक कारण ये भी माना जा सकता है जो किसान आंदोलन चलाए, जिस तरह उनकी भूमिका रही, किसानों को रोका गया, कि क्या एक किसान आंदोलन भी फैक्टर है उनके मुख्यमंत्री चेंज होने के लिए हरियाणा के? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, किसान तो वाकई में फैक्टर है। अगर आप देखें, किसान कहां से गए थे हरियाणा? पंजाब से होते हुए गए थे और उन्होंने पूरा जीटी रोड क्रॉस किया और कहां पर जाकर बैठे? दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठे। अगर पंजाब के किसानों को उसी समय, मतलब मैं एक तकनीकी रूप से बात कर रहा हूं, अगर पंजाब के किसानों को उस समय हरियाणा सरकार पंजाब के बॉर्डर पे ही रोक देती तो पंजाब सरकार की फजीहत बनती। बिल्कुल। और केंद्र सरकार को इतना झुकना ना पड़ता। तो यहां पर सबसे बड़ा फेलियर था कि आपने किसानों को पंजाब से एंट्री दे दी, और एंट्री भी कैसे दी? पहले उनकी मार पिटाई करी, उन पे पानी की बौछारें करी। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको याद होगी ना, कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कितना सब कुछ हुआ। शंभू बॉर्डर से फिर अंबाला रोका गया।
अंबाला से फिर कुरुक्षेत्र रोका गया, कुरुक्षेत्र से सोनीपत, पानीपत, जितनी भी जगह किसान गए उनकी सेवा अच्छी तरीके से की गई। उनके ऊपर लठ बरसाए गए, आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई। यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे आप करना क्या है, आप कंफ्यूज है, आपको यही नहीं पता कि इनको रोकना है या जाने देना है। अगर जाने ही देना तो फिर मारपिटाई क्यों करी, अगर रोकना है तो फिर यहीं क्यों नहीं रोका। तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। और उस फेलियर में आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी फेल हुए, और आप पॉलिटिकली भी फेल हुए, और आप सोशली भी फेल हुए। किसानों से आपने दुश्मनी ले ली। अब पंजाब के किसान थे, वो पंजाब में जैसे ही हरियाणा में घुसे, हरियाणा के किसान भी उनके साथ हो गए, और एक वो लंबा कारवा बन गया जी। कि मैं वो चला और कारवा बनता गया। वो सुनी होगी आपने कहानी। और वो फजीयत केंद्र सरकार की हुई। उस टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बहुत स्ट्रांग सरकार थी, और उसको 3 किसान बिल वापस लेने पड़े। शायद वो पहला फैसला था जिसको केंद्र सरकार ताकतवर होते हुए अपने उस पे जाना पड़ा, बैकफुट पे जाना पड़ा, अपने वापस लेने पड़े। वो फेलियर हरियाणा से शुरू हुआ था। दूसरा, हरियाणा की अगर आप बात करें तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भजनलाल के बाद शायद मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, और इसे भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा। क्योंकि बीजेपी जो है वो स्ट्रेटेजी बनाती है, रणनीति के हिसाब से, वो आंकड़ों के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से आगे चलते हैं। जाट बाहुल्य प्रदेश है, आपने एक गैर जाट का मुख्यमंत्री बना दिया, और उसमें आपने फिर उसको प्ले कैसे किया गया कि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट का एक नारा साइलेंटली अंदर अंदर दे दिया गया कि जाट अलग है, गैर जाट अलग है। पोलराइजेशन ऑफ वोट कर दिया गया। ठीक है। अब उस पोलराइजेशन में आप देखिए कि जाटों को एक तरीके से, जैसे गांव में होता है ना, पिंडों में, कि लड़ाई होगी कि भाई ये जो 3-4 घर हैं, इन्होंने गांव की पंचायत की बात नहीं मानी, इनको बायकॉट कर दो जी, कि इनसे कोई वास्ता नहीं रखेगा। तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं हरियाणा में आ गई। हरियाणा में जाट एजिटेशन हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने नुकसान हुआ, वाहन जला दिए, कर्फ्यू जैसे हालात रहे, गोलियां चली, मकान दुकान जला दिए गए। और उसके बाद इलेक्शन हुआ, जाट और गैर जाट का इलेक्शन था, और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा था खत्म हो चुकी है। लेकिन उस इलेक्शन में जब केंद्र की तरह हरियाणा में नारा दिया गया था, याद है आपको, याद, अब की बार 75 पार जी, 40 पे रह गया। और वो भी उस एक्सपेरिमेंट के बाद, गैर जाट के एक्सपेरिमेंट के बाद आप 75 पे नहीं पहुंच पाए। 75 पे का आप भी आधे पे रह गए, 40 पे। और आपकी सरकार बनी तो सरकार के लिए आपको सहारा लेना पड़ा जेजेपी का। बिल्कुल। लेकिन जेजेपी का भी आप देखिए, जब बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 75 पार, उन्होंने नारा क्या दिया, शायद आपको याद होगा, अब की बार जमुना पार। मतलब अब की बार बीजेपी को हम यहां से उठा के यमुना पार यूपी की तरफ फेंक देंगे जी, हरियाणा से निकाल देंगे इनको, जहां से आए थे उसी रास्ते से वापस भेजेंगे। लेकिन जब सरकार 40 उनके आए, 10 आपके आए, तो आप उनकी गोदी में जा बैठे और आपने सरकार बनवा दी उनकी। किंग मेकर्स की भूमिका निभाई। किंग मेकर्स, चाबी, उनका निशान भी हुआ ना जी, वो कहते थे सत्ता की चाबी हमारे पास है, चाबी दिखाते थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास है। लेकिन आप उन सेंटीमेंट्स को भूल गए कि जनता ने आपको वोट किस लिए दिया था। आपको जनता ने वोट दिया था इनको जमुना पार करने के लिए, और आप बन बैठे इनके यार कि हम तो सरकार चलाएंगे। सरकार चलाई, 5 साल सरकार चली, लेकिन 6 महीने पहले आप फिर वापस चले गए। अब सवाल ये है, अब आप जब चुनाव में जाएंगे तो क्या कहेंगे लोगों से? क्या कहेंगे कि बीजेपी की सरकार तो आपने चलाई, जेजेपी ने चलाई ना 10 साल, और अब सत्ता में रहे, सारे बड़े बड़े महकमे आपके पास रहे। तो अब आप जनता में जाके बीजेपी की कमियां गिनाएंगे या तारीफ करेंगे? 4.5 साल की सरकार की तो बात करनी पड़ेगी ना, 5 साल सरकार चलाई है, तो क्या कहेंगे आप? हमने गलत सरकार चलाई, हमने गलत लोगों को चुना, या फिर आप लोगों ने गलती की, आपने हमें वोट दी और हम अपनी वोटों का लेकर आपके वोटों के समर्थन को हम बीजेपी को सौंप दिया। तो ये अब चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बड़ा कांटे का चुनाव है। और इस चुनाव में जैसे कि हरियाणा की अगर बात करें, पंजाब से ही निकला हुआ स्टेट है, छोटा भाई है, और हरियाणा पंजाब की बात करें, ये स्टेट नहीं है, ये एक तरह का कल्चर है। कल्चर है, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुनते, यहाँ चौधर की लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। आमतौर पे ये बात भी कही जाती है कि पंजाब और हरियाणा ये दोनों स्टेट्स ही ऐसे हैं, पूरी देश की जो पॉलिटिक्स है उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं। वो पंजाब के बारे में कह सकते हैं। लेकिन हरियाणा का अगर आप
चेक करें, हरियाणा के लोग पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। उसकी वजह क्या है? अब आप देखिए हरियाणा कहाँ है। हरियाणा ने दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप कुंडली से शुरू हो जाइए और पलवल तक चले जाइए। अगर दिल्ली में आपको रैली करनी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हैं, रैली करनी, भीड़ कहां से आएगी? आप गोरखपुर से तो भीड़ नहीं ला सकते, बिल्कुल। आप पटना से भीड़ नहीं ला सकते, आप तमिलनाडु से भीड़ नहीं ला सकते। दिल्ली में अगर आपको रैली करनी है, कोई भी रैली है, तो उस रैली को कामयाब हरियाणा के लोग ही करते हैं, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल लगा हुआ है। और फिर हरियाणा का कल्चर, हरियाणा के लोग, आप अब देखें, हरियाणा के जो लोग हैं पॉलिटिकली, चाहे सीटों का बंटवारा है, टिकटों का बंटवारा है, वो चंडीगढ़ से ज्यादा दिल्ली में हाजिरी लगाते हैं। उनके लिए दिल्ली बहुत पास है। और दिल्ली का रास्ता, आप एक इतिहास उठा के देखो हरियाणा का। जब जब केंद्र में सरकार बनी है, तब हरियाणा में 10-10 सीटें आई हैं। इससे पहले कांग्रेस की 10 सीटें आई थी, कांग्रेस की सरकार बनी। फिर बीजेपी की 10 सीटें आई, बीजेपी की सरकार बनी। फिर बीजेपी की 10 सीटें आई लोकसभा की, 10 में से 10, फिर बीजेपी की सरकार बनी। अब की बार 5 सीटें आई हैं। 5 सीटें आई हैं, और 5 सीटों में 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से लीड हासिल करी जी। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है। जैसे आप जेजेपी का जिक्र कर रहे थे, अब मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो जेजेपी का एएसपी के साथ गठबंधन है, उधर इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा चल रही है। ये चर्चा कहाँ खड़ी है? खबरें कल से ये सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, पर कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ हम 5 सीटें देंगे। आज का दिन काफी अहम इस गठबंधन की चर्चा को लेकर माना जा रहा है। गठबंधन की जो चर्चा है, या गठबंधन की स्थिति कहाँ खड़ी है? देखिए, जब चुनाव आता है, चुनावी मौसम आता है, तो इसे हम कह सकते हैं ये दोहरे गठबंधन है जी। अगर मैं, आप माफ करना, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, अगर मैं आपसे एएसपी की फुल फॉर्म पूछ लूं तो शायद आपको समझ में आएगा एएसपी है क्या, है ना? कहां की पार्टी है एएसपी? कौन है उसका सर्वे सर्वा? चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल। हरियाणा में क्या वर्चस्व है, क्या वजूद है, क्या उन्होंने पहले कभी हरियाणा में चुनाव लड़ा है? ये दोहरे गठबंधन है। दूसरा, आईएनएलडी, चलो मान लेते हैं, उन्होंने पहले भी बहुजन समाज पार्टी के पास साथ गठबंधन किया है, और बसपा का वजूद पंजाब में भी होता है, चाहे उनकी सीटें ना आए, लेकिन गठबंधन अकाली दल के साथ या किसी के साथ उनका होता है ना? बहुजन समाज पार्टी की मान लेते हैं। दूसरा, अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का तो आपने बात की, एक और है, उसका शायद आप भूल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी है इसमें एक सीट समाजवादी पार्टी को भी देनी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास क्या है, उनका क्या वजूद है हरियाणा में? कोई वजूद नहीं है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के जो सर्वे हैं वो अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, और वो सीट मांगते हैं यादव बेल्ट में। तो उस बेल्ट में हो सकता है कोई प्रभाव हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर कांग्रेस ही अपना कैंडिडेट उनको दे दे कि भैया आपका झंडा, आपका निशान और कैंडिडेट हम दे देते हैं, तब तो बात बन सकती है। तो इस दौरे गठबंधन में अभी गठबंधन किसका नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी गठबंधन कर रही है, जेजेपी भी गठबंधन कर रही है, आईएनएलडी भी गठबंधन कर रही है। अब इसको दूसरे तरीके से आप देखें, हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। जेजेपी ने किसके साथ गठबंधन किया है? मैंने आपसे पूछा, एएसपी। हरियाणा के लोगों को तो पता ही नहीं एएसपी क्या है। बीएसपी का तो चलो पता सकता है, उन्होंने बीएसपी से किया तो आप एएसपी ले आए उनके टक्कर में, क्योंकि आपकी लड़ाई पहले अपने परिवार से है। ये आईएनएलडी और जेजेपी की लड़ाई है कि पहले चाचा भतीजे की लड़ाई है। भैया आप बीएसपी ला रहे हो तो बीएसपी, आप बी ला रहे हो तो हमें तो ये तो लाना पड़ेगा ना, हम एएसपी ले आए। लेकिन सवाल ये है कि इस एएसपी और बीएसपी का वजूद क्या है? आप इस चुनावी भंवर में अपनी नैया को कैसे चलाओगे? दूसरी बात, आईएनएलडी है तो आईएनएलडी ना, परिवार तो देवीलाल के वंशज हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज हैं दोनों ही, जेजेपी और आईएनएलडी। आप जो आपका सबसे स्ट्रांग मतदाता होता था, सबसे सॉलिड वोट बैंक होता था, आप उसको खो चुके हो। वो था जाट वोट बैंक। अब वो आपके पास है नहीं, तो अब आपको जरूरत किसकी पड़ रही है? वही डूबते का तिनके के सहारा का, कहीं से कोई भी आ जाए। दलित, अब दलित कितना दलित है और उसको कहां कहां बांटोगे? कुमारी शैलजा है, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान है, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने तो ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया, 48% है। जाट का और गैर जाट की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने है, उसमें तो कोई मतलब इतना बड़ा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा जी, गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, वैक्यूम नहीं दिखाई दे रहा। तो उस वैक्यूम में जाट लीडरशिप में भूपेंद्र हुड्डा अब आ चुके हैं।
ये हमें मानना होगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो एक वैक्यूम, एक गैप बना हुआ था ना, एक जो कमी थी जाट लीडर की, उसको वो पूरा कर दिया है। ठीक है, अब आगे आगे बात होगी तो फिर मैं आपको और भी समझाऊंगा। जी, बीजेपी की अगर हम बात करें, कल 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जिस तरह पहले भी आपने जिक्र किया था कि बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं, पार्टी से बाहर भी हुए हैं, किनारा भी किया है। बीजेपी के लिए मतलब उम्मीदवारों का बाहर जाना या लीडर्स का बाहर जाना कितनी बड़ी चुनौती होगा और कैसे ओवरकम करेगी बीजेपी इस चुनौती को? देखिए, बीजेपी को, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी बोलते हैं, डिसिप्लिनरी पार्टी बोलते हैं। और क्योंकि जब केंद्र में आपकी सरकार मजबूत होती है, केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है, तो ऐसे में कोई जो छोट भैये नेता है जो छोड़ के भागते हैं, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। पिछले चुनाव में ऐसी गड़बड़ नहीं हुई थी, टिकटें बटी थी, कोई छोड़ के नहीं भागा था, लेकिन इस बार छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि अब की बार समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व 3 चुनावों में, पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें थी उनके पास, सॉलिड स्ट्रॉन्ग सरकार थी। अब की बार वो सरकार भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए छोड़ कर भाग रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे जैसे कांग्रेस की लिस्ट आएगी उसमें भी ये होगा। ये वहां से कांग्रेस के लीडर भी भागेंगे इधर उधर। और वो कहाँ भागेंगे पता है क्या? कहाँ भागेंगे? जो जेजेपी और आईएनएलडी, ये सिर्फ इंतजार उसका कर रहे हैं कि भाई बीजेपी में 2 कैंडिडेट हैं कि भाई इसको मिलेगी, ए को मिलेगी, बी को मिलेगी। अगर बी को मिलेगी तो ए छोड़ के भागेगा, अगर ए को मिल गई तो बी छोड़ के भागेगा। तो हमारे पास तो कैंडिडेट है नहीं, हम बी को पकड़ लेंगे कि आजा हमारी पार्टी से हमारे चुनाव से लड़ ले। तो वो भी होगा। तो अभी कांग्रेस से भी भागेंगे, अभी बीजेपी से भी भाग रहे हैं, और अभी 23 सीटें और अनाउंस होनी है, उसके बाद और भी भागेंगे। तो ये तो पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम में चलता रहता है। जी, नायब सैनी, जिस तरह आपने पहले जिक्र इस बारे आप कर चुके हो, इस बारे चर्चा भी हुई है। नायब सैनी का जो हल्का है वो इस बार लाडवा किया है, पहले उन्होंने करनाल से इलेक्शन लड़ी है। जिस तरह पहले आप जिक्र कर रहे थे कि डर है बीजेपी को किस तरह का, क्योंकि क्या पहले करनाल से इसलिए जीत गया नायब सैनी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चोन एक साथ था? देखिए, अभी भी देखो, हम थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं जी। नायब सिंह सैनी का ना तो करनाल हल्का है, ना लाडवा हल्का है। नायब सिंह सैनी का हल्का है नारायणगढ़ जी। ठीक है, लोकसभा चुनाव हुए, बड़ी दिलचस्प बात है। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी खुद विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? करनाल से। और उनका अपना नेटिव हल्का कौन सा है? नारायणगढ़ जी। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में नारायणगढ़ से भारतीय जनता पार्टी हारी। नायब सिंह सैनी तो जीत गए करनाल से, लेकिन नारायणगढ़ से हार गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस बूथ पे नायब सिंह सैनी वोट डालते हैं उस बूथ से भी हारे। और उससे पहले जिला परिषद के चुनाव में नायब सिंह सैनी की पत्नी हारी। तो वो डर था इन्हें। और यही वजह है, एग्जाम्पल याद है ना, घर क्यों छोड़ते हैं हम? जब खतरा होता है कि घर में कोई दिक्कत आने वाली है। तो नायब सिंह सैनी ने पहला हल्का नारायणगढ़ छोड़ा, दूसरा हल्का जहां से मौजूदा विधायक है जी। तो इसका मतलब उन्हें डर है, अपने आप पे वो नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हम तो यहां से हार जाएंगे। तो उन्होंने करनाल भी छोड़ा और अब आ गए हैं लाडवा। तो अब देखते हैं लाडवा की जनता कितना प्यार देती है उन्हें। जी, इनेलो का भी जिक्र कर लेते हैं। इनेलो का जिक्र खास तौर पे इसलिए क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है और इनेलो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है। दोनों के जो लीडर्स हैं वो हरियाणा वाले पंजाब में आते रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, और पंजाब वाले हरियाणा में जाते रहे हैं। इनेलो की स्थिति क्या है? इनेलो इन हरियाणा इलेक्शंस में किस तरीके से सामने आएगी, या फिर स्थिति बेहतर होगी या वैसे ही रहेगी? देखिए, अगर हम जीरो से शुरुआत करें जी तो क्या कहेंगे? अगर जीरो से ही शुरुआत करनी है तो क्या कहेंगे? तो हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। जब उनका एक ही विधायक है अभय सिंह चौटाला, तो उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। जीतने के लिए 90 की 90 सीटें पड़ी हैं, लेकिन वो जनता तय करेगी। तो आईएनएलडी की अगर बात करते हैं तो आईएनएलडी एक पुरानी पार्टी है। ओम प्रकाश चौटाला कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी देवीलाल दिल्ली में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक रहे जी। लेकिन वो पार्टी कहीं ना कहीं अपना वजूद खो चुकी है। क्योंकि हम कैसे कोई भी पैरामीटर लेते हैं, कोई भी चीज नापते हैं, पानी भी देखते हैं गिलास में तो कितना पानी है, हमें दिखता है ना कि इतना पानी है। जब आपके पास 90 में से सिर्फ एक ही सीट है तो आप क्या खोओगे और क्या पाओगे? सीधा सा वो है।
दूसरी बात, आईएनएलडी का जो ट्रेडिशनल वोटर होता था वो जाट होता था, वो आप खो चुके हैं। अब हाँ, आईएनएलडी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है, और लड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स में चमत्कार भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी हवा बनती हुई दिखाई नहीं देती। जी, पिछले इलेक्शंस में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था। सरकार हालांकि जेजेपी अलग हो गई, बीजेपी ने सक्सेसफुली अपना टेन्योर पूरा किया। क्या बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है इस इलेक्शन में जेजेपी से अलायंस ना करके या जेजेपी से अलायंस टूटने करके? देखिए, अगर बीजेपी को नुकसान दिखता तो हटाने की क्या जरूरत थी अलायंस से, उनको अपने पास रखते। उनको तो नुकसान ये दिख रहा था कि जेजेपी अगर हमारे साथ रही तो हमें जो जाट वोट शायद कुछ मिलनी है वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों की बीजेपी से ज्यादा नाराजगी जेजेपी से थी। क्योंकि जेजेपी ने, मैंने देखो अभी आप बात कर रहे थे, जेजेपी ने नारा दिया था आपकी बार जमुना पार, लेकिन कहां बैठे? जिनको गालियां दी, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े, और उन्हीं के साथ जाके मिल गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है? और मैं कहता हूं ये कैमरामैन की वजह से हो रही है, और आप उस कैमरामैन के साथ ही जाके बैठ जाती तो मैं अपने आप को बेवकूफ समझूंगा। तो जेजेपी ने क्या किया? जेजेपी ने वोट ली बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को गालियां देकर, और जब वोट मिल गई आप उनके पास जा बैठे। दूसरा, बीजेपी ने यह भांप लिया कि जेजेपी को साथ रखने में फायदा नुकसान क्या है, क्योंकि जेजेपी के पास जो वोट बैंक था वो जाट वोट बैंक था। ठीक है, जेजेपी को जाट वोट मिलेगा नहीं बीजेपी के साथ रह के चुनाव लड़ने में जेजेपी को, तो क्योंकि जाट वोट बीजेपी को नहीं मिलना, जेजेपी को भी नहीं मिलना। हाँ, अगर जेजेपी को बीजेपी से अलग कर दिया जाए तो कुछ वोटें खराब तो कर लेंगे जाटों की, अपनी तरफ ले पाएंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, यही सोचकर उन्होंने बीजेपी ने जेजेपी से अपना अलायंस तोड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा है? कहीं पे भी जमानत नहीं बची, सीधा फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगी, बीच में रहेगी। और आज जेजेपी की हालत क्या है? जेजेपी के 10 एमएलए थे, कहाँ है? कहाँ है 10 एमएलए? चले गए, बीजेपी में चले गए। बिल्कुल, माँ बेटे बैठे हैं। अनूप धानक हैं, ये जो लिस्ट आई है देवेंद्र बबली हैं, ये सब जेजेपी के ही तो थे, अब वो बीजेपी में चले गए। जी, जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, डर है बीजेपी के लिए, क्योंकि 10 साल का टेन्योर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कैसे ओवरकम करेगी? देखो, वो तो दावा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने काम किए हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने काम बताएंगे। और जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़ी बड़ी वेलफेयर की स्कीम्स लॉन्च की हैं। लेकिन जनता सब समझती है कि आपको जो मुद्दे, चाहे किसानों का है, चाहे जवानों का है, चाहे नौकरियों का है, चाहे किसी का भी है, 9.5 साल याद नहीं है, 3 महीने में सब याद आ गया आपको। 9.5 साल भी तो आपकी सरकार थी ना, पिछले 3 महीने में आपने वो कर दिया जो 9 साल में नहीं कर पाए, क्यों? तो ये जनता समझती है जी। है? दूसरा, आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष का विरोध होता है, सत्ता पक्ष नारे लगते हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी प्रोटेस्ट होगा किसके खिलाफ होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ होगा। है? यहाँ ऐसा हो रहा है कि नौकरियों के लिए बीजेपी के लोग भूपेंद्र हुड्डा की कोठी का घेराव कर रहे हैं कि आपने नौकरियां नहीं लगने दी हरियाणा के लोगों की। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने समय दिया। आज हरियाणा की सियासत के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस चर्चा संबंधी अपने फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, आपका अपना, आपके लिए।